भरत जी नमस्ते। अभी 2 मिनट में शुरू करेंगे। ठीक है। देवदत्त जी, देवदत्त जी आ रहे हैं ना? हाँ हाँ,
देवदत्त जी भी आ गए हैं, अभी शुरू करते हैं। आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करूयात. मयूरदा सुरुवात करायची का? हो सागर, सुरुवात करू. नमस्कार, मी सागर मांडे, जालना शहर विकासार्थ विद्यार्थी प्रमुख आपले या कार्यक्रमात हार्दिक स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना नदी दिवस बद्दल थोडक्यात माहिती सांगतो. मानवी संस्कृतीचा उदय आणि विकास नदीच्या काठी झाला. मानवाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात नदीचे विशेष महत्त्व आहे. जगभरात प्रमुख सर्व शहरे नदीच्या काठी वसलेली व विकास पावल्याचे आढळून येते. आदिम काळापासून नदीची पूजा करीत आला आहे. माणूस नदीची पूजा करत आला आहे. आजही काही आदिवासी समुदायांमध्ये नदी, झरे यांना पवित्र मानून त्यांची पूजा केली जाते. मानवाच्या विकासात नदी ही अपरिहार्य बाब होती आणि आजही आहे. मात्र आज नळाने पाणी पुरवठा होणाऱ्या आपल्या या समाजाला नद्यांचे महत्त्व वाटेनासे झाले आहे. शहरी भागातील माणसाला आपण वापरीत असलेल्या पाणी कुठून येते आणि सांडपाणी जे आपल्या नाल्यातून कुठे जाते त्याचं काही घेणं देणं नाही. अर्थात काही सजग नागरिकांचा याला अपवाद आहे. नदीच्या बाबतीत ही उदासीनता प्रदूषित सीमा पलीकडे जाऊन मानव आणि सर्वच सजीव सृष्टींच्या भविष्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. आता सर्व प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी लातूर शहर विकासार्थ विद्यार्थी प्रमुख यांना योगेश बिराजदार यांना आमंत्रित करतो. हॅलो, नमस्कार सर्वांना. सर्वप्रथम माझं नाव योगेश गोविंद बिराजदार. मी मूळचा लातूरचा असून माझ्याकडे लातूर महानगर SFD प्रमुख अशी जबाबदारी आहे. तर मी आजच्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांची परिचय करून देण्यासाठी इथे उपस्थित आहे. तर सर्वप्रथम मी कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर भरत पाठक सर यांचा परिचय करून देतो. ते राष्ट्रीय संयोजक गंगा विचार मंच, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन व जलशक्ती मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली कार्यरत आहेत व हे पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते देखील आहेत. त्यानंतर कार्यक्रमाची प्रमुख उपस्थिती श्री देवदत्त जोशी सर, हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पश्चिम क्षेत्रीय संघटन मंत्री आहेत. मूळचे ते नांदेड हे कार्यकर्ते आहेत. विज्ञान शाखेत पदवीपर्यंतचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केलेले आहे व 1998 पासून ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यरत आहेत व 2001 पासून पूर्ण वेळ ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते आहेत. सध्या पश्चिम क्षेत्राचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री अशी त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे व त्यांचे केंद्र हे नागपूर आहे. त्यानंतर दुसरे हे श्री रायसिंगजी, हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय पश्चिम क्षेत्राचे क्षेत्रीय सहसंघटन मंत्री आहेत व मूळचे मुंबईचे कार्यकर्ते आहेत. विधी शाखेत पदवीपर्यंत शिक्षण पूर्ण त्यांनी केलेले आहे व 2008 पासून ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते आहेत व 2011 पासून पूर्ण वेळ ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते आहेत व सध्या पश्चिम क्षेत्रीय संघटन मंत्री अशी त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. त्यांचे केंद्र पुणे महानगर आहे. त्यानंतर आजच्या प्रमुखाचे उपस्थित अभिजित पाटील, हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रदेशाचे संघटन मंत्री आहेत व ते मूळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी या गावाचे कार्यकर्ते आहेत व त्यांनी कला शाखेत पदव्युत्तर पदवी व शिक्षण शास्त्रात पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. 2006 पासून ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यरत आहेत व 2012 पासून त्यांनी पूर्ण वेळ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्य सुरू केलेले आहे. सध्या महाराष्ट्र प्रदेश संघटन मंत्री अशी त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे व त्यांचे केंद्र पुणे महानगर आहे. त्यानंतर
मोहित सिंगजी हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या महाराष्ट्र प्रदेशाचे SFD प्रमुख आहेत व मूळ उत्तर प्रदेशातील अलीगड येथील आहेत. 2012 पासून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यात आहेत. भारतीय विज्ञान संस्था व विज्ञान व संशोधन संस्था पुणे येथे PhD शिक्षण ते घेत आहेत व सध्या त्यांच्याकडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रदेशाचे SFD प्रमुख अशी जबाबदारी आहे. त्यानंतर मयूर जेवरी हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रदेशाचे SFD संयोजक आहेत व मूळ सोलापूरचे कार्यकर्ते आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातून संख्याशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत आहेत ते. 2016 पासून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्य करत आहेत. तो सध्या महाराष्ट्र प्रदेश SFD संयोजक अशी त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. जर आजचे प्रमुख वक्ते व प्रमुख उपस्थित यांचा परिचय थोडक्यात इथे मी मांडून पुढील सूत्रसंचालनासाठी सागरजींना आमंत्रित करतो. धन्यवाद दादा. धन्यवाद दादा. आता SFD गतविधी माहिती आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी मी देवदत्त जोशी सर यांना आमंत्रित करतो. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार. या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर भरतजी पाठक, विद्यार्थी परिषदेचे पूर्व कार्यकर्ते सनत कुमारजी, दीपक मोरताळेजी, तसेच या SFDच्या महाराष्ट्राचे जे प्रमुख आणि संयोजक आहेत असे सर्व आणि उपस्थित सर्व कार्यकर्ता बंधू भगिनींनो. सामान्यतः विद्यार्थी म्हणल्यानंतर त्याच्याबद्दलची भावना ही आंदोलन करणं, समस्या मांडणं, त्याच्यासाठी वेगळ्या प्रकारच्या अजिटेशन करणं हे विद्यार्थी परिषदेचं किंवा विद्यार्थ्यांचा स्वाभाविक स्वभाव समजला जातो. पण असं असतानाही विद्यार्थी परिषदेने स्टुडंट फॉर डेव्हलपमेंट नावाचा फोरम सुरू केला. त्याचं मुख्य कारण हेच आहे की विद्यार्थ्यांमध्ये ज्या प्रमाणामध्ये पर्यावरणाबद्दल, ज्याला म्हणता येईल की शाश्वत विकासाबद्दल एक पक्की धारणा त्यांच्या मनात तयार करणं आणि त्याला घेऊन काही कार्यक्रम करणं हे आपण सातत्याने गेली काही वर्ष करत आलेलो आहोत. आणि आज सुद्धा जो नदी दिवस आहे, या नदी दिवसाच्या निमित्तानं सुद्धा या नद्यांबद्दलची एक विस्तृत माहिती या सत्रामध्ये भरतजी आपल्या समोर देतील. जंगल, जल, जमीन आणि जानवर ह्या 5 जला घेऊन काम करत राहणं हे साधारणतः विद्यार्थी परिषदेच्या SFDच्या आयामांतर्गत आपण करत आलेलो आहोत. जनरली विद्यार्थ्यांमध्ये प्लास्टिकमुळे होणारे हानी याच्यावर एक आता कन्सेन्सस किंवा एक मत तयार होत चाललेलं आहे. पण त्याच्यासोबत आता जे नवीन समस्या आहेत पर्यावरणाशी निगडीत, त्या समस्यांना पण कसं उत्तर द्यायचं ह्याचं एक शास्त्रशुद्ध प्रसार करणं हे पण SFDच्या माध्यमातून आपण करत आलेलो आहोत. बऱ्याचदा असं लक्षात येतं की टोकन ऍक्टिव्हिटी तर खूप चांगल्या होतात, पण काही ऍक्टिव्हिटीज, काही कार्यक्रम, काही उपक्रम हे आपल्याला अगदी शेवटपर्यंत त्याच्या अगदी टोकापर्यंत नेणं हे खूप आवश्यक असतं. आणि मग असे जे प्रयोग करणारी लोक आहेत, अशी जी प्रयोग करणारी समाजातली नागरिक आहेत, नेतृत्व आहे, यांना पण समोर आणणं हे पण विद्यार्थी परिषदेने करत आलेले आहेत. आणि मग सिंधुदुर्गमध्ये चालणारा भगीरथ ग्राम विकास प्रकल्प असेल किंवा मेळघाटात चालणारा सुनील देशपांडेंचा प्रकल्प असेल, या सगळ्या प्रकल्पातल्या मंडळींना समाजासमोर आणण्यासाठी प्रयत्न करणं, विद्यार्थ्यांसमोर आणणं हे पण विकासार्थ विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून आपण करत आलेलो आहोत. त्याशिवाय बऱ्याचदा असं लक्षात येतं की कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काही ऍक्टिव्हिटी करण्याची इच्छा असते, कॉलेजमध्ये काही मूलभूत बदल करण्याची गरज वाटते. आणि मग असे प्रयोग पण विद्यार्थी परिषदेने या SFDच्या माध्यमातून केलेले आहेत. जसं मध्य प्रदेश मधल्या काही कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांनी वॉटर ऑडिट करायचं ठरवलं की त्या कॉलेजमध्ये जितकं पाणी लिकेज आहे त्याचा अभ्यास करून त्या लिकेजचा सोल्युशन द्यायचं त्यांनी ठरवलं. आणि त्यांनी जवळपास 10 लाख लिटर एका महिन्याला जे पाणी वाया जातं ते वाचवण्याचा प्रयोग केला. त्याच मध्य प्रदेश मधल्या कार्यकर्त्यांनी नर्मदाच्या पूर्ण नदी काठचं सर्वेक्षण केलं आणि त्याचा एक रिपोर्ट राज्य सरकारला दिला. ग्रीन ट्रिब्युनल मध्ये गेले आणि त्याच्यावर राज्य सरकारला काही ऍक्शन घ्यायला लागले. महाराष्ट्रात सुद्धा नमो गोदावरीचा जो प्रोजेक्ट झाला
की ज्यातनं गोदावरी काठच्या सगळ्या परिसराला एका अर्थानं सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी जे काही जनजागरण करण्यात आलं तर त्याचा पण एक उपयोग झालेला आहे. नाशिक सारख्या शहरामध्ये नाशिक मधल्या कार्यकर्त्यांनी गणपतीचं संकलन करून विसर्जनाच्या ठिकाणी त्यातनं जे पाण्यात जे प्रदूषण होतं त्याच्यापासून वाचवण्याचा प्रयोग गेली 10 वर्ष चालवतात. असे अनेक प्रयोग विद्यार्थी परिषद SFDच्या माध्यमातून चालवते आणि त्यातनं समाजातल्या लोकांमध्ये एक जागरण तयार करणं आणि पर्यावरणाची जी हानी होते ती कमी करणं हे विद्यार्थी परिषदेने करत आलेली आहे. आज पण एक महत्वाचा विषय आपल्या समोर येणार आहे की ज्या नदीला आपण माता मानतो त्या नदीबद्दलचं एका अर्थानं व्याख्यान आपल्या समोर भरतजी देणार आहेत. मी आपल्या आणि भरतजींच्या मध्ये फार वेळ घेऊ इच्छित नाही. फक्त मी एवढंच सांगेल की ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे, ही जी इनिशिएटिव्ह आहे, हा इनिशिएटिव्ह सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये आपण सगळ्यांनी एक महत्वाची भूमिका करावी एवढं सांगतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद दादा. आता आजचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर भरत पाठक सर यांना नदी संरक्षण, संवर्धन आणि जागरूकता या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित करतो. भरत जी आपका माइक म्यूट है. विश्व नदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. विद्यार्थी परिषद के मान्यवर अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, बहनों और भाइयों, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने साथ जुड़े हुए विचार परिवार के कार्यकर्तागण, सनत जी, उपेंद्र जी, गणेश जी, सभी, मयूर जी, इन सभी कार्यकर्ताओं का हम अभिनंदन करते हैं जो विकासार्थ विद्यार्थी के लिए काम कर रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि अपने देश में जो नदियां हैं, जो नदियों की संस्कृति है, वो जीवित रहे. हम सभी प्रकृति के साथ रहना सीखे हैं. प्रकृति में नदी प्रमुख रूप से हमें जीवन प्रदान करती है. नदी के आसपास जनजीवन है, अपने पहाड़ों के आसपास जनजीवन है और ये जनजीवन इसलिए है क्योंकि वहां पर जल है. जल है इसके लिए हम वहां उनके पास में रह रहे हैं और वो जल हमारे जीवन को चला रहा है. इसलिए जितनी भी हमारी नदियां हैं उन नदियों को हमने पवित्र रूप में माना है, उनकी पूजा की है, उनका स्मरण किया है. अपनी पानी की कहानी विकासार्थ विद्यार्थी परिषद का कानपुर अधिवेशन परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी के पास हम काम करने के लिए पहुंच गए थे. विद्यार्थी परिषद और संघ की योजना से वहां पहुंचे थे काम के लिए, लेकिन कानपुर अधिवेशन में विशेष आमंत्रित के तौर पर वहां पहुंचे. प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के पुरस्कार और उस पुरस्कार में जिन्होंने पानी पर काम किया ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया. और पश्चिम महाराष्ट्र से वो कहानी, पुणे से कहानी वो प्रारंभ होती है. संतोष गोंदड़ेकर जी, नीलेश कुलकर्णी जी, गिरधारी जी, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं ने पानी के लिए काम करना शुरू किया था. ये 1992 की बात है. कानपुर महाधिवेशन, वहां उनको पुरस्कृत किया गया प्राध्यापक यशवंतराव केलकर सम्मान से. वापस हम चित्रकूट आए. हमें ये जानकारी नहीं थी कि हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उन गांव में भी जल का अभाव है. लेकिन जैसे जैसे गांव का प्रवास हुआ, विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय और गांव का संबंध था. ग्रामोदय की बात थी. ग्रामोदय बिना गांव के नहीं हो सकता और गांव में जनजीवन बिना जल के नहीं हो सकता. शहर हो या गांव, पानी तो चाहिए. जब हम लोगों ने आसपास के गांव में प्रवास करना शुरू किया, परम श्रद्धेय नानाजी ने भी प्रवास करना शुरू किया, देखा कि वहां खेती नहीं है, वहां से पलायन होता है लोगों का. तो उस अध्ययन में हम लोगों को ध्यान में आया कि यहाँ जल का अभाव है. यहाँ पर सिंचाई के लिए भी जल नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं. तब हम लोगों ने नानाजी के साथ चर्चा की और उनको बताया कि इस प्रकार का एक पुरस्कार वहां दिया गया है, ऐसे कार्यकर्ता अपने विद्यार्थी परिषद के काम कर रहे हैं
उनको बुलाया जाए, बात की जाए और किसी एक गांव में एक प्रयोग हम लोग करके देखते हैं। नाना जी ने अनुमति दी और अनुमति मिलने के बाद वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे, सर्वे की टीम पहुंची, एक गांव तय हुआ जहां पानी का बहुत संकट था और उस गांव में नीलेश जी अपनी टीम के साथ पहुंचे, गिरधारी जी पहुंचे। हम लोगों ने 15 दिन लगातार धूप में सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण से हमने कंटूर मैपिंग की, हमने ये जाना कि पानी का बहाव कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से पानी बहता है, कहाँ जाता है और किस प्रकार से जल स्तर पानी का बढ़ता है, जमीन के अंदर जल कैसे जाता है, कुओं में पानी किस प्रकार से पहुंचता है। ये सारा कुछ सर्वेक्षण में हम सभी को ध्यान में आया और वो सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, इसलिए हम लोग भी उत्साह के साथ उनके साथ लगे हुए थे, सीख रहे थे चीजों को। सर्वेक्षण हुआ, रिपोर्ट बन गई, नाना जी के सामने प्रस्तुत हुई। अब उस पर धन कहाँ से लगे, क्योंकि उस पर धन व्यय होना था। जब धन लगने की बात हुई तब उस समय हम लोगों के पास इतना धन नहीं था कि उस गांव में पानी की समस्या के समाधान की दृष्टि से जो सुझाव हमें दिए गए थे उन सुझावों पर हम लोग काम कर सके। कुछ समय बीत गया, वो रिपोर्ट भी रखी रही, वो गांव में हम लोग काम नहीं कर पाए। लेकिन थोड़े ही समय बाद भारत सरकार की एक योजना आई जिसको राजीव गांधी वाटरशेड मिशन कहा गया और वो जिले जिले में, ब्लॉक ब्लॉक में, संपूर्ण भारतवर्ष में गई और उसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से प्रयोग हुआ। पहाड़ों में अलग प्रकार से हुआ, जमीनी स्थान पर अलग ढंग से हुआ और वहां पर ब्लॉक स्तर पर, माइक्रो लेवल पर हम लोगों को योजना करने का अवसर मिला। जो थोड़ा बहुत सीखा था उसके आधार पर हम लोगों ने योजना की। 17-18 गांव की योजना की। बनवासी क्षेत्र था, अभावग्रस्त क्षेत्र था, पलायन कर गए सारे वहां के बनवासी बंधु माताएं बहनें 6 महीने के लिए पलायन कर जाती थी क्योंकि पानी नहीं होता था। उन सब गांवों का अध्ययन किया और उस अध्ययन में हम लोगों ने देखा पाया कि जन सहयोग से, जन जागरण से किस प्रकार से हम इस वाटरशेड मिशन और ये जो राजीव गांधी वाटरशेड स्कीम आई है उसको हम किस ढंग से ले सकते हैं। एक प्रस्ताव बनाया, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हम लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों ने जिले में कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत किया, स्वीकृत हो गया। वो 13,000 हेक्टेयर से 17,000 हेक्टेयर तक की भूमि थी, जिसमें कुछ राजस्व भूमि थी, कुछ वन भूमि थी, कुछ किसानों की भूमि थी। सभी पर काम करना था, सबकी सहमति आवश्यक, सबकी सहमति ली गई। वन विभाग की सहमति ली गई, राजस्व की सहमति ली गई, गांव में गांव सभा की सहमति हुई और एक पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एक किया गया जिसमें जन सहभागिता की बात हम लोग कहते हैं, जिसको विद्यार्थी परिषद में कहा जाता है कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर, प्लान टुगेदर, वर्क टुगेदर, एसेस टुगेदर, प्रोग्रेस टुगेदर। वही पीआरए सिंपल तरीके से हम कहते हैं सबका सहभाग हो, सबको जोड़ा गया, गांव को घूमा गया, देखा गया कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं और उनकी एक रचना गांव में बनाई गई और उसको गांव वालों ने समझने की दृष्टि से गांव वालों ने ही उसको बनाना प्रारंभ किया। कहाँ से पानी बह करके आता है, जहां बूंद बूंद पानी बह करके वर्षा का जल आता है उसको रेन कट कहते हैं। उसको रेन कट के आगे हम पानी की गति को कैसे कम कर सकते हैं, ये गांव वालों से ही पूछा। गांव वालों ने बताना शुरू किया, यहाँ पानी इकट्ठा होता है, यहाँ बहता है, यहाँ रुक जाता है, तो नाले में पत्थर लगा करके और कितने दिन रोका जा सकता है। पत्थर के साथ में अगर थोड़ा सा हमने लकड़ी का जाल बना दिया या लोहे की चेन लिंक बना दिया, उससे कितना रोका जा सकता है, या अर्धन स्ट्रक्चर बना दिया तो कितना रोका जा सकता है। या न गांव के अंत में कोई ऐसा कोई स्थान है क्या जहां महिला पुरुष, जहां जल एकत्र पहले से भी होता है, वहां स्नान के लिए जाते हैं, सिंचाई के लिए जाते हैं। जो एक कहा जाता है कि प्रयोग में आने वाला, पानी के प्रयोग में, दिन प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाला स्थान जहां पानी एकत्र होता है, ऐसा कोई स्थान है क्या? उसको भी गांव वालों ने बताया, खोजा और हम लोगों ने उसको तालाब की रचना मान ली कि ये तालाब 1, तालाब 2, तालाब 3। एक तालाब में पानी भर जाएगा तो उसको दूसरे तालाब में ले जाना, दूसरे तालाब में भर जाएगा तीसरे तालाब में ले जाना। कहीं पर भी कोई लोहा सीमेंट का प्रयोग नहीं करना, केवल अर्धन स्ट्रक्चर बनाना। ये गांव की बात हो गई। शहरों की बात अगर हम देखेंगे तो हम लोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए
अभी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो गया। कई नगर पालिका महानगर पालिकाओं में ये नियम बन गया कि हमें वर्षा जल संरक्षण के लिए अपने अपने घरों के ऊपर जो छत है वहां से पानी को पाइप के माध्यम से लाना है, जमीन के अंदर पहुंचाना है, तभी हमें घर बनाने की मान्यता मिलेगी। ये सब अनुभव के आधार पर चीजें आई, ये शहरों के लिए हुई। पर गांव के लिए क्या हुआ, गांव में तो पानी इकट्ठा होता है जाता है, लेकिन धीरे धीरे तालाबों पर भी अतिक्रमण होने लगे और नदियों पर भी अतिक्रमण होने लगा। नदियों के किनारे तक लोग घर बनाने लग गए। वो घर बनाने से हमारे जो फ्लड प्लेन्स थे, जो नदी का जब वर्षा जल आता है, वर्षा में जल बढ़ता है, जब वो बाढ़ का रूप लेता है और काफी दूर तक वो जल जब फैलता है तो उसको फ्लड प्लेन्स कहते हैं। वो प्लेन्स जो है पानी जमीन के अंदर जाता है और वो धीरे धीरे करके नदी को भी जीवित रखता है। हमारे अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहले भी ये विचार रखा था कि बड़े बांध नहीं बनना चाहिए, छोटे छोटे बांध बनना चाहिए। हमें जल, जंगल, जमीन, जानवर और जलवायु की भी चिंता करना है। जलवायु की चिंता, हम उस जलवायु की चिंता में हमारे साथ में सभी प्रकार की चीजें हैं, वायु भी है, जल भी है, जितने भी हमारे पंच तत्व हैं वो सभी आ जाएंगे। और क्षिति जल पावक गगन समीरा जैसे हम लोगों को बताया गया है। तो उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने इस विषय पर जगह जगह प्रबोधन स्थान स्थान पर इस विषय पर करना शुरू हुआ। और स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के लिए शिरीष केदारे जी ने वो भी वहां से प्रवास करना शुरू किया है। चित्रकूट काफी समय हमारे बीच में रहे, उन्होंने भी इन चीजों को देखा, उन्होंने सोलर पे काम करना शुरू किया। वो भी ये चाहते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम क्या क्या, वैकल्पिक ऊर्जा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर पानी है और पानी का बहुत बड़ा उपयोग बिजली बनाने में लग रहा, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, तो हमें उसके विकल्प के तौर पर क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं। ऊर्जा की बचत हम किस प्रकार से कर सकते हैं, बिजली की बचत हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हम बड़े बांधों से छोटे बांधों पर आना है तो हमें छोटे छोटे बिजली उत्पादन की कौन कौन से और नए तरीके हो सकते हैं, इन पर काम करना शुरू किया। और एसएफडी में भी काम किया, विद्यार्थी परिषद ने काम किया, श्रीश जी ने काम किया। ये चलता रहा अनवरत प्रयास और लंबा प्रयास है, दो दशकों से लगभग चला आ रहा प्रयत्न है। हम नदियों को पुनर्जीवित करने की बात है। नदियां जो सूख गई हैं उनको जीवित करने की बात है। ये भी कई राज्यों में प्रयोग प्रारंभ हुए। कई लोगों ने विश्व बैंक की मदद से किया, किसी ने भारत सरकार की मदद से किया, किसी ने गांव वालों के सहयोग से किया। और छोटी छोटी नदियों को जीवित करना, ये वर्षा का जल जहां से आता है वो छोटे छोटे नालों के माध्यम से नदी में पहुंचता है, नदी से बड़ी नदी में पहुंचता है और बड़ी नदी फिर सागर में पहुंचती है। लेकिन उस सबके बीच में हमें प्रयोग में आने के लिए कुओं का जल चाहिए, नहरें चाहिए सिंचाई के लिए, और सिंचाई के दूसरे प्रकार के साधन चाहिए, लेकिन उस सबके लिए जल चाहिए। वर्षा का जल भी निरंतर जो वर्षानुवर्ष कम होता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि रेनफॉल है, ये रेनफॉल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कभी कभी अचानक वर्षा अधिक हो जाती है, कहीं बादल फट जाते हैं, उसकी क्षति होती है, नुकसान हो रहा है, या कहीं छोटे छोटे स्थानों पर वर्षा होती है, समूह में वर्षा नहीं होती है। ये सब जो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है और जिसके कारण से जो हम लैंडस्लाइड देख रहे हैं, हम इस साल हमने खबरों में देखा होगा कि उत्तराखंड में, हिमाचल में बहुत सारे जो अपने राष्ट्रीय राजमार्ग बने थे वो भी बह गए और कई लोग गांव भी बह गए। उसके पहले की भी हमने त्रासदी देखी है जो केदारनाथ में हुई। हम सब इसलिए अगर हम इन प्रकृति के साथ जीना सीखें, प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का भाव रखें, जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि हम गंगा, यमुना, गोदावरी इनका रोज स्मरण करते स्नान के समय, और घर परिवारों में हमें ये सिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये गंगा है, ये गंगा है, पवित्र हैं, ये गोदावरी है, ये पवित्र हैं, कृष्णा है, ये हमारे लिए पवित्र है। जो भी नदियां हैं वो हमारी पवित्र नदियां हैं, इनका हमें पूजन करना है, इनका स्मरण करना है। जब हम पूजन स्मरण करेंगे तो हम उनको बचा सकते हैं, उनके साथ श्रद्धा भाव रख सकते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं।
लेकिन ये धीरे धीरे अपनी पढ़ाई से भी अलग हो गया, विचार से भी अलग हो गया, परिवारों में भी इन विषयों पर चर्चा होना बंद हो गई। पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब से सुनने में आया कि वही प्रकृति के साथ, समाज के साथ, भाषा के साथ, बोली के साथ, विचार के साथ हमें अपनी चीजों को जानना समझना है, जो हमारा परंपरागत ज्ञान है उस ज्ञान को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें अगर विकास करना है तो अपने परंपरागत ज्ञान के आधार पर विकास करना है। हमें अगर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें अपने रिसोर्सेस, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर बढ़ना है। और उसमें बहुत बड़ा स्थान नदियों का है, जल का है। हम लोग ये देख रहे हैं कि गंगा जी पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने काम करना शुरू किया। 2014 से बापू का जो रुचि का विषय था स्वच्छता, महात्मा गांधी जी का, परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी का, इन विषयों पर काम होना शुरू हुआ। स्वच्छता पर, व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, शहरों की स्वच्छता, गांव की स्वच्छता, तालाबों की स्वच्छता, नदियों की स्वच्छता, घाटों की स्वच्छता। और अपने कार्यकर्ताओं ने इस पर काम करना शुरू किया। 2014 से स्वयं सेवी इसके लिए बनना शुरू हुए, जिनको स्वच्छाग्रही हम लोगों ने कहना प्रारंभ हुआ। कई राज्यों में इस पर बहुत सफल प्रयोग हुए, कई संगठनों के द्वारा बहुत सफल प्रयोग हुए, विद्यार्थी परिषद के द्वारा बहुत सफल प्रयोग हुए। हमने अभी देखा कुछ समय पूर्व विकासार्थ विद्यार्थी का अपना जो संगठन है, जो रचना है, उसमें गंगा जी के किनारे के जो जिले हैं, जो गांव हैं, उनमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन काम कर रहा है। लेकिन अवध प्रांत के अपने एसएफडी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन स्वच्छता अभियान चलाया और नदी के घाटों को स्वच्छ किया। ये हम सांकेतिक तौर पर कर सकते हैं। अपने पूर्व कार्यकर्ता हैं बक्सर में विद्यार्थी परिषद के, वो गंगा विचार मंच की तरफ से नियमित स्वच्छता अभियान चलाते हैं। काशी में गंगा विचार मंच, प्रयागराज में गंगा विचार मंच, अपने बक्सर में गंगा विचार मंच। विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता हैं, नए कार्यकर्ता भी उसमें सहयोग करते हैं, क्योंकि जब उनको इस प्रकार के विचार मिलते हैं और उनको संगठन मिलता है, संगठन के साथ में उनको सोचने के लिए, विचार करने के लिए जब कहा जाता है, तो वे भी जुट जाते हैं और काम करते हैं। उसमें एसएफडी आगे आकर के काम करता है। हमें ये काम करने की जरूरत है कि हम छोटी नदियों को जीवित करें, छोटे तालाबों को जीवित करें। हम जल संचय की परंपरा, कैच द रेन कैंपेन भारत सरकार ने चलाया। अब कैच द रेन वही है कि हम बूंद बूंद को बचाएं, बूंद बूंद को, जैसे कहा था एवरी सिंगल ड्रॉप, हम उसको किसी भी तरीके से नदी में बह के न जाए। नदी में बह के जाएगा तो वो सागर में चला जाएगा। तो हम कितना पानी अपने स्थान पर रोक सकते हैं जो जमीन के अंदर जाए। परम श्रद्धेय नाना जी कहा करते थे कि वर्षा का जल और जमीन के जल, ये दोनों का साल में एक बार अगर मिलान होता है तो जल का अभाव नहीं होता है। ये हम लोग सुनते थे, लेकिन हमने अपने क्षेत्र में जब वहां पर काम किया, चित्रकूट के क्षेत्र में, और वहां अनुभव किया कि जो हमने 35,000 हेक्टेयर और 17-18 गांव में जब काम हुआ, उसमें से एक गांव ऐसा था मझगवा, जो सतना से चित्रकूट के बीच में आता है। वहां पर उस जमाने में 1992 में 15 रुपए का एक टीन गंदा पानी रहता था, जो अगर हम होटल में, रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे तो पीने के लिए पानी मिलता था। वहां जब हम लोगों ने पानी का काम किया, पानी के प्रबंधन का काम किया, उसके बाद में अगर 2 वर्ष भी वर्षा नहीं होती है तो भी वहां जल का अभाव नहीं होता है। वहां पर घर में जो कुएं हैं उनका जल स्तर बढ़ गया, जो हैंडपंप है उनका जल स्तर बढ़ गया, तालाबों में जल बना रहता है, सिंचाई के लिए जल हो जाता है। वहां पर जो आसपास के जंगल है, उन जंगलों को में जो पौधे लगाए गए हैं, उन पौधों को भी जीवित रखा जा सकता है। हम लोग बहुत छोटे छोटे से प्रयोग विद्यार्थी परिषद अपने महाविद्यालयों में, अपने ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस, ये लेते हैं। लिया अभियान बेंगलोर में, बहुत बड़ा अभियान विद्यार्थी परिषद ने लिया था। अपने महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों ने अलग अलग परिसरों में ये अभियान लिया कि हम स्वच्छ परिसर बनाएंगे, सुंदर परिसर बनाएंगे, हरा भरा परिसर बनाएंगे। अब उसमें हरे भरे परिसर में वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष लगेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी, प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। अब प्रदूषण भी सब प्रकार का है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, सब प्रकार का प्रदूषण है। लेकिन हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने परिसर में इन परिसरों को स्वच्छ, सुंदर, हरा भरा
बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे भी इनको काम करने की जरूरत है। ये काम कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ये कंसिस्टेंसी से इसको काम करने की जरूरत है, कंटिन्यूस काम करने की जरूरत, सतत काम करने की जरूरत है। जैसे कहा जाता है ना कि सतत साधना, ये सतत साधना है कि हमें पानी को बचाना है, हर साल बचाना है, हर साल पेड़ लगाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े राजमार्ग बन रहे हैं, तो हमारे कई वृक्ष उसमें जा भी रहे हैं, समाप्त भी हो रहे हैं, उनके जगह नए जंगल लग रहे हैं, लेकिन वो जो पुराने पेड़ हैं वो खत्म हो रहे हैं। उन पुराने जो हमारे वृक्ष थे, उनसे जो होने वाली उपज थी वो समाप्त हो रही है। तो हमें पानी को भी बचाना है, हर साल बचाना है, और उसके लिए जागरण करना है। जागरण क्यों करना है? कि हम सोते हुए को ही जगाना है। जगाने की भी पद्धतियां बहुत सारी हैं। हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में तो वहां पर कीर्तन की परंपरा है, वहां पर दिंडी की परंपरा है, वहां पर लोगों को जगाने के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे तरीके हैं। महाविद्यालय में अलग प्रकार से हमारी छात्राएं अलग से कर सकते हैं, छात्र अलग से कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, नृत्य नाटिकाएं कर सकते हैं। हम अपना चौराहा मीटिंग जो पहले करते थे उस तरह से लोगों को जागृत कर सकते हैं। प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर पालिका, नगर निगम को जाके निवेदन कर सकते हैं। कागज के हम लोग पहले भी बैग, पेपर बैग्स बनाते थे, अभी भी बना सकते हैं। कपड़े के थैले बना सकते हैं, कपड़े के थैले का स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, और 100 अन्य परिवार जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी हम प्रयोग करना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अपने यहाँ तो पिसवी बोलते ही, घरों में सब जगह थैलियां होती थी, कुंडी पर टंगी होती थी, और वो थैली लेकर के हम लोग सब्जी भाजी लेने जाते थे। कभी भी पॉलीथीन, पन्नी इसका प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन पिछले 10-20 वर्षों में इसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है, और इसकी क्षति हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रदूषण जिस मात्रा में बढ़ रहा है, कचरा जिस मात्रा में बढ़ रहा है, कचरे का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। पहले बहुत आसान तरीके से हम लोग चाहते थे तो अपने गांव के कचरे को, गांव के घूर को गांव के बाहर एक स्थान पर एकत्र करके और उसको एक खाद में परिवर्तित कर लेते थे। उसको हम कंपोस्ट कहते थे, और वो कंपोस्ट भी कई प्रकार से बनता था। अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में कई विधियां वहां पर प्रयोग में आई। जो पेट सिस्टम से हम लोग खाद बनाते हैं वो पद्धति है। फिर हम लोगों ने नाड़िप सिस्टम लिया, नाड़िप काका ने इजाद किया, एक पद्धति बनाई उन्होंने कि भाई हम एक ईंटे का थोड़ा हवा आने जाने वाला एक कोई बड़ा टंकी बना देंगे, उसमें सारा कचरा डालेंगे, और लेकिन प्लास्टिक, लोहा, कांच उससे अलग कर देंगे, सेग्रीगेट करके, और फिर हम कंपोस्टिंग करेंगे। एक तरीका हुआ। एक तरीका ये है कि जो भी कचरा शहर का इकट्ठा होता है उसको किसी एक स्थान पर ले जाना, सेग्रीगेट करना, प्लास्टिक, लोहा, कांच अलग करना। उसके बाद में जो गोबर है, अब गौ माता है, गौ माता भी हमारे लिए सब कुछ देने वाली है, पंचगव्य देने वाली है, और पंचगव्य में दूध, दही, घी हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। उसमें हमें साथ में काउडंग, काऊ यूरिन भी प्राप्त हो रहा है, गोबर, गौमूत्र भी प्राप्त हो रहा है, और गोबर से हम शुद्धता लाते थे। पहले भी हम घरों में, गांव में लिपाई के लिए गोबर का प्रयोग करते थे, मिट्टी और गोबर मिला के प्रयोग करते थे। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन, गोबर के बर्तन मिक्स करके बनाते थे, जो हम भोजन बनाने के लिए शुद्धता से प्रयोग में लाते थे। लेकिन जो खाद बनाने के लिए आवश्यक है उसमें एक विशेष प्रकार की ऐसी गुण है गोबर के साथ में कि हम उससे माइक्रोब्स निकाल करके और हम उसका पाउडर बना के भी अगर कचरे पर छिड़काव करते हैं तो 15 दिन, 1 महीने के अंदर वो खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब नदी में किसी भी प्रकार की गंदगी ना पहुंचे, ना तो नालों से पहुंचे, ना हमारे व्यक्तिगत स्नान से। अब स्नान करने में आजकल प्रयोग में ले रहे हैं, छोटा शैम्पू का पाउच है, छोटा ऑयल का पाउच है, नहीं तो हम पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित कर देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, घरों में जो पूजा में प्रयोग में आने वाली पुस्तकें हैं, पुराने चित्र हैं, मूर्तियां हैं, इनको जाके वहां नदी में विसर्जित कर देते हैं। उसमें जल है नहीं है, प्रवाह है नहीं है, इस बात की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन अभी देवदत्त जी ने बताया कि कुछ कार्यकर्ताओं ने और कुछ ऐसा प्रयत्न किया कि मूर्ति विसर्जन नदी के समीप किसी एक जगह तालाब बना करके उसमें करें, नदी में प्रवाहित न करें। ये बहुत प्रशंसनीय है, अभिनंदन के योग्य है जो पश्चिम महाराष्ट्र या संपूर्ण देश में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस प्रकार के अभिनव प्रयोग में
काम में लगे हुए हैं, उनका अभिनंदन होना चाहिए। और उसी दिशा में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काम करना चाहिए। जो छात्र राजनीति में है, जैसा देवदा जी बता रहे थे, उतना ही विकासार्थ विद्यार्थी और विकास के लिए सोचने का काम ये प्रारंभ हुआ है और इस पर हम बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं कि जिनसे हम अपने पानी को शुद्ध कर सकते हैं, जो प्रदूषित जल है उसको ठीक कर सकते हैं। हम अपने अपने स्थान पर बहुत छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से, छोटे छोटे अभिनव प्रयोगों के माध्यम से, सफल प्रयोगों के माध्यम से लोगों को ये बता सकते हैं कि हम प्रदूषित जल को किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, हम किस प्रकार से प्रदूषण ना हो इसके लिए हम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, अन्य प्लास्टिक के लिए हम क्या क्या प्रयत्न कर सकते हैं, हम लकड़ी की किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, हम अपने जो काउडिंग या मिट्टी से बने हुए बर्तनों का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक की चीजों से हम कैसे बच सकते हैं। हम जहां पर मंदिर हैं वहां पर भी अभियान चला करके प्रसाद के लिए जो पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है या पॉलीथीन की थैली का प्रयोग हो रहा है, वहां पर हम 100-200 कपड़े की थैली बना करके और वहां दुकानों में दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ये अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं। गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का सहयोग करते हुए कर रहे हैं और जल शक्ति मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में एक अभियान चला रखा है। और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी नदियों पर बात की, विश्व नदी दिवस पर नदियों की बात की, अपनी परंपरा संस्कृति की बात की, छोटी नदियों को बचाने की बात की और जो अभिनव सफल प्रयोग नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत हो रहे हैं उनको भी उन्होंने बताया और साधु संत महात्माओं के द्वारा जो प्रयोग हो रहे हैं वो भी बताया। और ऐसे विद्यार्थियों और ऐसे संगठनों का भी उन्होंने आह्वान किया जो आगे आकर के स्वच्छता के लिए काम करें, जल संचय के लिए काम करें, नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करें। नदियों को पुनर्जीवित करना, तालाबों को पुनर्जीवित करना, ये अपने जीवन का ध्येय बनना चाहिए, विद्यार्थियों को बनाना चाहिए। वो विद्यार्थी आगे जाकर के समाज में जब भी जिन किसी महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं वहां जाकर के उन विषयों को बहुत ठीक प्रकार से कर पाते हैं। अगर हम लोगों ने विद्यार्थी काल में, विद्यार्थी जीवन में इन सब विषयों को सुना समझा नहीं होता है या हम लोगों को इस प्रकार के मार्गदर्शन सानिध्य नहीं मिला होता तो इन विषयों को समझने में समय लगता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कारण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण, परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी के साथ लंबे समय तक काम करने के कारण छोटे छोटे विषयों पर जानकारी बढ़ी, समझ बढ़ी और उसके बाद में जिम्मेवारी बढ़ी। जिस प्रकार से जल, जंगल, जमीन, जानवर और जलवायु हैं, उसी प्रकार से जनता के लिए ये आवश्यक है कि वो जिम्मेवार बने, जानकार बने। और जब वो जानकार बनेगा, सूचना के आधार पर, संवाद के आधार पर, संबोधनों के आधार पर जब उसको नई नई जानकारी मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी, तो वो अपने को हमेशा अद्यतन जानकारी के साथ, नवीनतम जानकारी के साथ समाज में खड़ा होगा, बात करेगा और उसकी बात को तब समाज सुनेगा। वो विद्यार्थी भी सुनेंगे, प्राध्यापक भी सुनेंगे और ऐसे जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी सुनेंगे और वो हमारी बात पर विश्वास भी करेंगे और तब हमें ये लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में हम जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने परिसर में बूंद बूंद पानी को बचाना है, चाहे विद्यालय परिसर हो, महाविद्यालय परिसर हो, विश्वविद्यालय परिसर हो, घर हो, मोहल्ला हो, आबादी हो, हमें हर जगह ये प्रयास करना है कि हम बूंद बूंद पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, हम कैसे प्लास्टिक से कागज पर आ सकते हैं, कपड़े पर आ सकते हैं। हमें प्लास्टिक से बचना है जो हमारे जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे नदियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो नालों का जल भी, प्रदूषित जल वहां पहुंच रहा है, उसको भी शुद्ध करने के लिए जगह जगह एसटीपीज बन रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं जो पानी को शुद्ध कर रहे हैं। उनकी भी कई पद्धतियां हैं। अभी सींचेवाल साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब में उन्होंने गांव के स्तर पर तालाबों की एक रचना खड़ी की और उसमें 1 तालाब, 2 तालाब, 3 तालाब और एक प्रदूषित जल एक तालाब से दूसरे तालाब, दूसरे तालाब से तीसरे तालाब में वो ले जाते हैं। पुरानी पद्धति है, घुमाते हुए ले जाते हैं और धीरे धीरे वो जल शुद्ध होता है और आगे जाके वो ऐसा हो जाता है कि खेती के लिए, सिंचाई के लिए प्रयोग में आ सकता है, वृक्षारोपण के लिए वो जल प्रयोग में लाया जा सकता है। अतुल भाई श्रॉफ जी ने, श्रुति श्रॉफ जी ने, जो श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट है गुजरात में,
वडोदरा में, उन्होंने ये प्रयत्न किया और लंबे समय से ये प्रयोग किया। और एक्सेल इंडस्ट्रीज में भी काफी इस विषय पर काम हुआ कि हम किस प्रकार से जो कचरा है उसका प्रबंधन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार से अशुद्ध मिट्टी को हम बचा। अभी ये मिट्टी का भी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। पंजाब हरियाणा की मिट्टी पूरी प्रदूषित हो रही, खराब हो रही, उसको हटाना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों के आधार पर मिट्टी को शुद्ध किया जा रहा है। जैविक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं। वो इसलिए आवश्यकता है कि जब जल शुद्ध होगा, अपने को जमीन में जो मिट्टी है वो शुद्ध होगी, तभी तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, अच्छी सब्जियां मिलेंगी, अच्छे मसाले मिलेंगे, और हम तभी अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। हम लोग जान रहे हैं कि जो भी हम सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, वो प्रदूषित जल से तैयार होकर के हमको मिल रही है, या हम जो केमिकल फर्टिलाइजर उस पर डाला जा रहा है, या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो डाला जा रहा है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वो कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। हम सब समझ रहे हैं कि पंजाब से हरियाणा से स्पेशल ट्रेन चल रही जो कैंसर के मरीजों को लेके आ रही है। मुंबई में आप देखते हैं, पुणे में आप देख रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े। तो हमें अगर अपने पानी को शुद्ध रखना है तो हमें ये प्रयत्न करना है कि प्रदूषित जल किसी भी प्रकार से नदी में न जाए। अगर छोटे छोटी इकाइयां हैं तो हम सोकपिट बना सकते हैं, सोख का गड्ढा बना सकते हैं। हम अपने परिसर का जल बाहर नहीं जाने देंगे, हम अपने घर का प्रदूषित जल बाहर नहीं जाने देंगे। हम सोकपिट बनाएंगे, सोखता गड्ढा बनाएंगे। बहुत आसान पद्धति है, उसको हम सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी। अभी विद्यार्थी अपने अलग अलग स्थानों पर एक मॉडल बनाकर दिखा सकते हैं। एक परिसर में एक सोकपिट का मॉडल बनाया और हमने विजिट कराई, हर क्लास के बच्चों को विजिट कराया। विद्यालय में भी, महाविद्यालय में भी, विश्वविद्यालय में भी हम अपने परिसरों में सोकपिट एक बना सकते हैं। हम कचरा प्रबंधन का भी एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं। हम थैले के प्रयोग करने के लिए 10, 20, 50 थैले वहां पर जो अपने गुरुजन हैं उनको दे सकते हैं। उनको अनुरोध कर सकते हैं कि आप जिस कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप निवेदन करिए कि प्लास्टिक का प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें कपड़े का थैले का प्रयोग करना है, पिशवी का प्रयोग करना है। वो प्रयोग करने से हम प्लास्टिक जितनी मात्रा में कम कर सकते हैं उसको करेंगे। तो नदियों के लिए, बड़ी नदियां हो, छोटी नदियां हो, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, इस सब के लिए अवेयरनेस, एजुकेट करना, ट्रेनिंग करना, ये बहुत जरूरी है। जागरण जरूरी है, और जागरण के लिए हमें विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करना है। और इस वैश्विक महामारी कोरोना के काल में हम सब ने मिलकर के, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण देश में, दुनिया में जहां कहीं भी कोरोना के समय जो पीड़ित थे, जो परेशानी में थे, उनको मदद किया है। ऐसे समय पर हमारे विद्यार्थी परिषद के अपने कार्यकर्ताओं ने लोगों तक भोजन पहुंचाया है, लोगों तक दवाइयां पहुंचाई हैं, लोगों तक उनको सहयोग करने के लिए, वृद्धजनों को सहयोग करने के लिए अपने कार्यकर्ता खड़े रहे। कहीं बाढ़ आ गई है तो वहां जाकर के बाढ़ पीड़ितों को मदद किया है। तो कार्यकर्ता सेवा भाव से अपने लगे रहे हैं, और विकासार्थक विद्यार्थी में एसएफडी के द्वारा जो हम अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर, जलवायु के क्षेत्र में, या प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता का भाव हमारे विद्यार्थियों के अंदर निर्माण हो इस दिशा में, तो हम पश्चिम महाराष्ट्र का विद्यार्थी परिषद का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। धन्यवाद सर. आपले मार्गदर्शन आपल्या मार्गदर्शनातून आम्हाला खूप काही शिकायला मिळाले. आता कोणाला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी सरांना विचारावे. नमस्कार, मी दीपक मोरताळे, नांदेड. बोलू शकतो का? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, हमने ये बायो एंजाइम बायो रेमेडिएशन का एक सफल प्रयास नांदेड़ में किया है, गोदावरी नदी में। हमारे एसएफडी के माध्यम से हमने नमामि गोदे ये उपक्रम शुरू किया था 2-3 साल पहले। उसी माध्यम के बाद मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद हमें ऐसा फाइंडिंग मिले थे कि बायो एंजाइम यूज करके हम रिवर को क्लीन कर सकते हैं। तो हमने एक सफल प्रयोग इस साल 2021 में लॉकडाउन के समय किया है। गोदावरी नदी एक संसद फॉर्म करके लोगों को इस संसद से जोड़ के उनको हमने ट्रेनिंग दिया बायो एंजाइम बनाने का, और वो लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने जाके गोदावरी नदी में वो अर्पण किया बायो एंजाइम।
तो उसका नतीजा ऐसा हुआ है कि 2020 जून में जब गोदावरी नदी का डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल 0 तक आया था, वही 2021 में 4 जून को हमने टेस्ट किया था, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 7 तक था। तो एक सफल प्रयास हमने किया है। इससे हमें वायु प्रदूषण में भी एक बहुत अच्छा असर देखने को मिला है। जब हम नदी को प्रदूषित मुक्त करते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, तो नांदेड़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 5 तक नीचे आया था। यानी भारत का सबसे प्रदूषण मुक्त शहर नांदेड़ बना था। अभी भी हम रोज रीडिंग लेते हैं तो उसमें भी एक अच्छा रिजल्ट हमें आ रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा कम आ रहा है। तो और उसी के साथ जो हमने रेन वाटर का पीएच चेक किया है, जो एसिडिक रेन वाटर का प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, तो नांदेड़ में हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ का रेन वाटर का पीएच जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर अच्छा होने की वजह से वो 6.5 से 7 के बीच में आ रहा है। तो एक अच्छा एक सफल प्रयास हमने किया है। और ये मेरे पास अभी पर्यावरण गतिविधि में एनजीओ प्रमुख, प्रांत प्रमुख बोल के भी दायित्व है देवगिरी प्रांत का। हमने ये चीज हर बात सबके सामने रखी है। 17 जुलाई को माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राष्ट्रीय जल संवाद में भी हमने ये विषय रखा था। तो हम हर इसमें विषय ये रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये विषय पूरे भारत भर में ये विषय कार्यान्वित हो, जिससे इसका बहुत अच्छा असर हमें देखने को मिला है। और मैं इसका पूरा श्रेय देता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, जिन्होंने मुझे इस गोदावरी नदी से इस प्रयास से जोड़ा है। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा प्रयोग रहा है और सफल प्रयोग रहा है। आपने जैसा बताया कि सूचनाएं आपकी पहुंची हैं और जल संवाद में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। गंगा जी में भी एक क्षेत्र विशेष में मुंगेर में बेंगलोर के कुछ कार्यकर्ताओं ने वो काम लिया हुआ था, वो भी सफल रहा, बायोएंजाइम वाला अच्छे से चल रहा है। लेकिन नांदेड़ साहब में कुछ प्रचार प्रसार की दृष्टि से वहां पर हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा, हम लोग जो पुस्तिका अपनी पर्यावरण गतिविधि की छप रही उसमें भेज सकते हैं। विद्यार्थी परिषद के में भी जो अपने जितना प्रचार विभाग के द्वारा जो साहित्य प्रकाशन होता है उसमें जा सकता है। माई गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, नरेंद्र मोदी ऐप है एक, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐप है, उसमें भी इन बातों को हम भेज सकते हैं। और मन की बात में इस विषय को ठीक ढंग से पहुंचाने के लिए भी जो एक पोर्टल बना है, उसमें भी इसकी एक सफलता की कहानी के तौर पर हम भेज सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विषय पहुंचे। धन्यवाद। आता आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी विकासार्थ विद्यार्थी महाराष्ट्र प्रमुख मोहित सिंगजी यांना आमंत्रित करतो. धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं एसआईडी की टीम की तरफ से डॉक्टर भरत पाठक जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका टॉक बहुत ही प्रेरणादायक था, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला इससे। और इस धरती पर जीवन देने के लिए नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृतियों का सृजन भी इन नदियों के किनारे ही हुआ है और भारत में नदियों की देवी की भूमिका रही है। इनका संरक्षण समय की एक बड़ी आवश्यकता है, जिसके लिए हमारे टीम के लोग लगे हुए हैं एसएफडी के पूरे भारतवर्ष में। और आपके टॉक के माध्यम से हमें इस विषय पर काफी जागरूकता मिली, कई सारी चीजों पर हमने चर्चा करी। तो भरत जी, आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। एसएफडी की टीम की तरफ से मैं देवदत्त जी को, अभिजीत पाटिल जी को और राय सिंह जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और हमारी टीम का मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। धन्यवाद. आपण सर्वांनी वेळेत वेळ काढून या कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल आपले पुनश्च आभार. कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. आपण लेफ्ट होण्यास हरकत नाही. जय गंगा मैया, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोला ना.